नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। फ्रांस के नीस में आतंकी हमला, हथियार और गोला बारूद में भरे ट्रक ने सैकड़ों लोगों को कुचला, 80 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हमले की ली जिम्मेदारी। नीस में आतंकी हमले के बाद 3 महीने के लिए बढ़ाई गई इमरजेंसी। भारत और अमेरिका समेत तमाम देशों ने हमले की निंदा की। फ्रांस सरकार से जांच में मदद की पेशकश की। दक्षिण सूडान से 200 से ज्यादा भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा सैन्य विमान। हालात सुधरता देख बहुत से भारतीयों ने स्वदेश लौटने से किया इनकार। पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को बताया शहीद। भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीर में राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद को अंजाम देने का लगाया आरोप। और अरुणाचल प्रदेश में फिर से नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री को साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल ने 16 जुलाई तक का दिया समय। नबाम तुकी ने मांगा कुछ और समय। फ्रांस के नीस में आतंकी हमला हुआ है। एक आतंकवादी बेकाबू ट्रक को लेकर नीस शहर में फ्रेंच नेशनल डे के समारोह के लिए जुटी भीड़ में घुस गया। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने लोगों को रौंदने के बाद फायरिंग भी की। हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 50 की हालत गंभीर है। लोग बेस्टिल डे के मौके पर आतिशबाजी देखने के लिए जुटे थे। फ्रेंच राष्ट्रपति ओलांद ने आतंकी हमला होने से इनकार नहीं किया है। साथ ही देश में 3 महीने के लिए इमरजेंसी जारी रखने का भी ऐलान किया है। अमेरिका समेत तमाम देशों ने हमले की निंदा की है और जांच में सहयोग की पेशकश की है। फ्रांस के नीस में हुए हमले के बाद पेरिस में भारत राजदूत लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हालांकि अभी तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विकास स्वरूप ने कहा कि नीस एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहां कई भारतीय भी घूमने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। उनके साथ भारत की सांत्वना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वे भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकता है। दक्षिणी सूडान से 200 से ज्यादा भारतीयों को लेकर 2 सैन्य विमान स्वदेश वापस लौट चुके हैं। हालांकि वहां फंसे करीब 600 भारतीयों में से बहुत से भारतीय लौटने को तैयार नहीं हैं। दरअसल वहां सीज फायर के बाद हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहां काम कर रहे भारतीयों के सामने दुविधा की हालत पैदा हो गई है। दुविधा इस बात की कि देश लौट गए तो रोजी रोटी का क्या होगा। बताया जाता है कि 600 में से 300 भारतीयों ने वापस लौटने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। सूत्रों के मुताबिक इन 300 में से भी बहुत से लौटने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 83 किलोमीटर दूर कोकरनाग में भीड़ ने उस घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें बीते शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी और उसके 2 साथी मारे गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारी भीड़ ने बमदूरा में मंजूर अहमद के घर पर हमला कर उसमें आग लगा दी। मंजूर को मारे गए एक आतंकवादी का रिश्तेदार बताया जाता है। जाहिर तौर पर घर को इसलिए जला दिया गया क्योंकि भीड़ को लगा कि बुरहान की वहां मौजूदगी की जानकारी सुरक्षा बलों को घर में रहने वाले लोगों से ही मिली थी। अधिकारी के मुताबिक भीड़ ने सेबों के एक घने बाग को भी तबाह कर दिया। अधिकारी ने कहा कि इलाके में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और अधिकारी उस पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी और दूसरे आतंकवादियों को आजादी के लिए लड़ने वाला करार दिया। यही नहीं, पाक ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीर में राष्ट्रीय प्रायोजित आतंकवाद को अंजाम देने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीज जकारिया ने कल कहा कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में राष्ट्रीय प्रायोजित आतंकवाद में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जकारिया ने बुरहान वानी और दूसरे आतंकवादियों को आजादी के लिए लड़ने वाला करार दिया। कश्मीर की घाटी में आग लगी है और उस आग की आंच में पाकिस्तान की साजिश की परतें पिघल रही है। कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को और दागदार कर दिया है। साथ ही अलगाववादियों की साजिश का भी पर्दाफाश हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगे एक वीडियो से ये खुलासा हुआ है कि किराए के पत्थरबाजों से घाटी में आतंकवादी हिंसा फैला रहे हैं।
हैं। साथ ही पाकिस्तान की उस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है जिसके तहत हर साल करोड़ों रुपए का फंड आतंकियों को वो भेजता है। पत्थर फेंकने वाले आरोपी का कहना है कि अलगावादी नेता गिलानी के लोग पत्थर फेंकने के लिए हर दिन के हिसाब से 500 रुपए देते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने आज चेतावनी दी कि भारत शासित कश्मीर में हिंसा और बढ़ेगी। सईद ने यह भी कहा कि वे पाकिस्तान की सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन की अगुवाई करेगा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए नहीं मना सकता तो उसे वॉशिंगटन से संबंध समाप्त कर लेने चाहिए। सईद को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम है। भारत सरकार लंबे समय से मांग कर रही है कि पाकिस्तान सईद को गिरफ्तार करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल किए गए नबाम तुकी से गुरुवार को राज्यपाल ने 16 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। हालांकि तुकी ने कहा कि उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अपने कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे कार्यकारी राज्यपाल तथागत राय से प्रस्तावित शक्ति परीक्षण टालने का अनुरोध करेंगे क्योंकि वे इतने कम समय में संबंध नहीं है। कांग्रेस सरकार की अगुवाई करने वाले टूकी की सरकार जनवरी में राज्यपाल जेपी राजखोवा की विवादास्पद भूमिका के बाद गिर गई थी। ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने दादरी कांड को लेकर अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दादरी कांड पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल बिसाड़ा गांव के ही एक शख्स ने शिकायत की थी कि गांव में गोहत्या हुई थी और फिर जो मांस मिला था वो फॉरेंसिक जांच में गोवंश के होने का प्रमाण भी मिला, जिसके बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत से ये शिकायत पिछले महीने 9 जून को की गई थी। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने अदालत में मथुरा फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी लगाई थी जिसमें अखलाक के घर से बरामद मांस को गोवंश का होने का दावा किया था। आरजेडी उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं उतरेगी। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसे साफ है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने आप को चुनाव से दूर ही रखेंगे। इसका मुख्य कारण राजनीति से ज्यादा रिश्तेदारी है। हालांकि बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल जनता दल यू और कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में दो हाथ करने के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आरजेडी पहले भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने हाथ आजमा चुकी है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और है। आरजेडी जब चुनाव लड़ रही थी तब लालू प्रसाद यादव की बेटी मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू नहीं बनी थी। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने अपनी 5वीं रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिश की है, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि 3 लाख तक का ही लेन देन कैश में अब करने की इजाजत देने की बात कही गई है। इससे ऊपर का कोई भी लेन देन कैश में करना गैर कानूनी के दायरे में रखने की सिफारिश की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कैश रखने की ऊपरी सीमा 15 लाख रुपए तक निर्धारित की जाए। अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति या उद्योग के लिए इससे ज्यादा कैश रखना जरूरी हो तो ऐसे हालात में आयकर विभाग से इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके अलावा मोदी सरकार की इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016 के तहत अघोषित आय की घोषणा करने वाले अब ब्याज और जुर्माने की रकम 3 किश्तों में चुका सकते हैं। बकायदा कालाधन रखने वालों को 1 जून से शुरू 4 माह की विंडो दी गई है। एनडीए सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन और फंडिंग के मौजूदा प्रारूप पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सांसद भी गांव चुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के दूसरे दौर में सांसदों को इस साल के शुरू में अपने इलाके में 2 ग्राम पंचायतों को चुनना था। हाल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 2016 को चिट्ठी लिखकर सभी सांसदों से 31 जनवरी तक 2 ग्राम पंचायतों का चयन करने की गुजारिश की थी। 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक लोकसभा के 543 में से सिर्फ 77 सदस्यों ने ग्राम पंचायतें चुनी हैं, जबकि 466 सांसदों ने अब तक गांव नहीं चुने हैं। राज्यसभा के 252 में से सिर्फ 24 सांसदों ने ग्राम पंचायतें चुनी हैं, जबकि 90% से ज्यादा यानी 228 सांसदों ने गांव नहीं चुने हैं। सत्ता से बेदखल होने जा रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक कुंठित बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी सरकार से सीपीएन के समर्थन वापस लेने के पीछे भारत का हाथ बताया है। ओली ने कल काठमांडू में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि माओवादियों के समर्थन वापसी के पीछे मुख्य रूप से भारत की भूमिका है।
उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की प्रक्रिया स्वचालित प्रक्रिया नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से संचालित है। ओली ने पिछले साल अक्टूबर में जब सत्ता संभाली थी तब नेपाल और भारत के रिश्ते कमजोर हुए थे और मधेशी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल भारत सीमा पर 5 माह तक आर्थिक नाकेबंदी की थी। ओली तभी से नेपाल के आंतरिक राजनीतिक मामलों में भारत के अखंड तौर तरीकों की आलोचना करते रहे हैं। अगर आपका इरादा 2017 में छोटी और सस्ती कार खरीदने का है तो आपको झटका लग सकता है। देश की कई प्रमुख छोटी गाड़ियां अगले साल से 1 से 2 लाख रुपए तक महंगी हो सकती है। दरअसल अगले साल से छोटी गाड़ियों के लिए एक नए सुरक्षा मानक लागू हो जाएंगे। इस वजह से कारों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। देश में नया वाहन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम आने जा रहा है। ये नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2017 से लागू होनी है। इसमें सभी कारों को सुरक्षा मानकों से लैस होना होगा। जो बाजार में पहले से मौजूद है उनके लिए 1 अक्टूबर 2019 तक की मियाद रखी गई है। इससे भारतीय कार निर्माताओं के पास सुरक्षित कारें बनाने के अलावा और कई विकल्प नहीं बचेगा। भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैचों से संन्यास लेने के बावजूद प्रायोजन की दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन करार करने वाले एक ब्रांड स्पार्टन स्पोर्ट्स ने उनसे 20 करोड़ से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पार्टन स्पोर्ट्स से 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रायोजन करार और 3 साल का बल्ले का करार खटाई में पड़ गया है। ये कंपनी नियमित रूप से भुगतान में असफल रही है। धोनी के बल्ले के करार की रॉयल्टी को मिला लिया जाए तो ये राशि 20 करोड़ रुपए से ऊपर की है। स्पार्टन कंपनी ने करार के बाद से अब तक केवल 4 किश्तों का ही भुगतान किया है जो दिसंबर 2013 में हुई थी। इसका ताजा भुगतान मार्च 2016 में किया गया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। Thank you.